आगे हम बढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां पे हमारा क्या क्या फैक्टर्स हैं? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। कैसे कैसे ये इफेक्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनके जो रिएक्शन के रेट है वो फास्टर होते हैं। क्योंकि अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को एक पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर में डिसॉल्व करें तो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है ब्रेक होने के लिए, तो वो थोड़े स्लो चलते हैं। तो जो कोवेलेंट रिएक्टेंट्स होते हैं उनके रिएक्शन स्लो रिएक्शंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन? तो यहां पे एक चीज, जैसे हम कोई भी कुकिंग अगर कर रहे हैं, सपोज हम चाय कुक कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा हमने टी लीव्स यानी चाय की पत्ती डाली है उतनी जल्दी चाय का कलर आ जाएगा। या जितना ज्यादा हम फ्लेम को ज्यादा लाइट रख रहे हैं, यानी गैस ज्यादा कर रहे हैं, मतलब फायर ज्यादा दे रहे हैं, तो बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। तो रिएक्टेंट पार्ट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है उतना फास्ट रिएक्शन चलता है। यही है रेट लॉ यहां पे, मतलब रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये दो चीजें हैं, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा है रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पे रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी है, तो इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट, और इसको बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, दैट इज रेट कांस्टेंट। जो इन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं एक्स एंड वाई जो पावर है, ये पावर इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक्स ए के बराबर हो, वाई बी के बराबर हो। जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो वहां पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, उनकी जो पावर्स होती है वो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होती है। लेकिन यहां ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। तो इसके कौन कौन से केसेस हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी रेट लॉ क्या कह रहा है? रेट लॉ इज डिफाइंड एज द rate law is defined as experimentally determined equation that expresses the rate of a chemical reaction in terms of molar concentration of the reactant at any instant. X and Y are determined experimentally. ये जो powers है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए की और बी की, तो ये जो है ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। यहां पे जो ए और बी वैल्यूज है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज है, तो ये इनके बराबर जरूरी नहीं है होगी, ठीक है। तो और एक और चीज है, ये x प्लस वाई, अभी हम लेटर ऑन चल के हम पढ़ेंगे कि ये दोनों, इन दोनों का सम जो है वो ऑर्डर कहलाता है। तो एक ऑर्डर टर्म हम भी और लेटर ऑन समझेंगे क्या है। तो यहां पे ये है रेट लॉ। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर क्या है? सपोज हमने यहां पे रेट लॉ पढ़ा। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी जो पावर्स है उनके सम को हम ऑर्डर कहते हैं। तो द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज हम यहां पे हमारा ये इक्वेशन है, तो यहां पे हमारा रेट जो होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और यहां जो इसकी पावर होगी उसे हम ऑर्डर कहेंगे। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, जैसे ए और बी,
फिर बन रहा है प्रोडक्ट, तो इस केस में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन इनटू बी की कंसंट्रेशन। और मान लीजिए ये x है, ये y है, तो यहां पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो जो भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी जो पावर्स होंगी, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, थ्योरेटिकली एनालाइज नहीं होती है, तो उनकी पावर्स के सम को हम ऑर्डर कहते हैं। और ये इस तरह से हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं, बराबर करने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर में भी, ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो जीरो भी हो सकती है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है, वो कोई भी इंटीजर हो सकती है। ठीक है, बहुत कम केसेस में वो नेगेटिव वैल्यू शो करता है ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती है ऑर्डर के लिए प्रॉपर्टी, यानी वो जीरो भी हो सकती है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। हालांकि कुछ बहुत रेयर केसेस में उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये आपको समझना है कि सबसे पहले तो हमने जो अभी रेट को पढ़ा था, रेट को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहले तो हमने रेट पढ़ा था, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी जो कंसंट्रेशन का चेंज है उसको हमने टाइम के चेंज से डिवाइड किया था, तो वो था रेट का फॉर्मूला। और ये है, ये जो हमने रेट एक्सप्रेशन पढ़ा है वो है रेट लॉ। तो ये दोनों चीजें, दोनों फॉर्मूले आपको रेट के समझने हैं और याद करने। एक रेट का फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके, मतलब पैरेलली आपको दोनों चीजें याद रखनी है। एक रेट आप ये पढ़ चुके हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और दूसरा जो रेट का फॉर्मूला, ये लॉ है, वो ये है, ये है। तो ये रेट फॉर्मूला है, दिस इज रेट लॉ। दोनों ही तरीके से रेट को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, यहां पे रेट जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उसकी जो पावर है वो ऑर्डर है, और जब उसे बराबर करा जाता है तो रेट कांस्टेंट के की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, क्या चीजें हैं। अब ऑर्डर क्या चीज है, सपोज यहां पे, जैसे सपोज हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है ए और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो रेट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए, यानी जितना ज्यादा हम रिएक्टेंट डालेंगे उतना ज्यादा स्पीड से रिएक्शन चलेगा। ये हमें समझ में आ गया। तो अब मान लीजिए यहां पे ये एक ही मॉलिक्यूल है, तो यहां पे एक ही ए को हम शो करेंगे। मान लीजिए अब यहां पे इस ए के साथ एक और ए जुड़ के रिएक्ट करता है, यानी इस रिएक्शन में ये दोनों ए मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन करके सुक्रोज बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे दो मॉलिक्यूल हो गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, या ये कह लीजिए यहां पे इस केस में दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके ईथर बना रहे हैं। तो यहां पे इस केस में क्या होगा कि दो ए के मॉलिक्यूल्स कंसीडर करे जाएंगे। तो इसको इस तरह से लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर 2, यानी जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो दो ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे या उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। अब सपोज मान लीजिए एक और ए आ जाता है, तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस केस में आपको
तीन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और इस एक्सप्रेशन को आप किस तरह से लिख सकते हैं, a⁻3। तो इस केस में जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 3। अब दूसरी तरफ मान लीजिए a की जगह b आ जाता है, मान लीजिए a के साथ b आ गया, तो अब दो a नहीं है, एक a है और एक b है, तो फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और b। अब मान लीजिए b एक और बढ़ जाता है, यानी दो b के मॉलिक्यूल्स और एक a का मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, तो इस केस में b 2 हो जाएंगे और हमारे रेट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी इस केस में b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, क्योंकि यहां पे इस रिएक्शन में दो b के और एक a का मॉलिक्यूल लग रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, यानी a की रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, b की रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है 3। तो इस तरह से ये है ऑर्डर का मतलब कि किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी टोटल, कितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टोटल है उसको हम ऑर्डर करते हैं। लेकिन एक और बात इसमें समझने वाली है कि ये जो रिएक्शन है दिस शुड बी द एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन, तभी हम इस तरह से ऑर्डर को एनालाइज कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, ये थोड़ा भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। वैसे आपको जनरली बता देता हूं कि जब कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन किसी रिएक्शन में बहुत सारे छुपे हुए स्टेप्स होते हैं, यानी एक रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, वो दिखाई तो दे रहा है कि सिंगल रिएक्शन है लेकिन उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहां पे ये बात याद है कि ऑर्डर अगर हमें निकालना है रिएक्टेंट टर्म से, तो जितनी रिएक्टेंट टर्म्स है उनका ही सम पावर के बराबर होगा। कब होगा, जब रिएक्शन एलिमेंट्री होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम ऑर्डर को समझने के लिए दोबारा आते हैं। जैसे ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A और B है और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है X एंड Y। तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। और जो इन कंसंट्रेशन टर्म्स है इनकी जो पावर है वो A और B है। देखिए ध्यान से, X और Y को इनकी पावर्स की जगह नहीं रखा गया, इनकी पावर्स A और B है। और जैसे ही हमने रेट को इन कंसंट्रेशन टर्म्स के इक्वल रखा है तो बीच में K लगा दिया, दैट इज रेट कांस्टेंट K, जिसे हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब जो इनकी पावर्स है A और B, इनके सम को हम कहते हैं ऑर्डर। अब ये A प्लस B मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि कब ये बराबर होंगे, कब ये बराबर नहीं होंगे। उसके लिए हमारे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन होना पड़ेगा, यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन होना पड़ेगा, तभी A और B x और y के बराबर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। सिंपल सी बात है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में A और B x और y के बराबर नहीं हो सकते। तो कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि इस रिएक्शन में आप ऑर्डर निकालें, तो आप ऑर्डर निकालने के लिए रेट लॉ को स्टडी करें। रेट लॉ में जो पावर्स होंगी उसके सम को हम ऑर्डर कहेंगे, ना कि इन दोनों के सम को। ध्यान रखिए,
तो यहां पे इनकी पावर्स के सम को हम ऑर्डर कहते हैं। आगे बढ़े। अच्छा, यहां पे एक ऑर्डर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको पहले डिस्कस करा है वो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वही पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर इफ द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये बात ध्यान रखने वाली है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसकी पावर्स के बराबर होंगे, यानी उनका सम ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये इक्वल नहीं होंगे अगर रिएक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो ध्यान रखिए, दीज आर नॉट इक्वल। इसको पीछे आके थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे, एडिट कर देना, नीचे खिसक गया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो पावर्स है उनका सम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगा, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से फिर हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। कब नहीं निकाल सकते? इफ द रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। जो हमने पढ़ा है कि ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है, बहुत रेयर केस में नेगेटिव भी हो सकता है ऑर्डर। तो यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस टाइप का होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मतलब क्या है कि जो कंसंट्रेट, जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि रेट इज इक्वल टू, जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि जब हम रेट लिखेंगे, मान लीजिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, तो जो रिएक्टेंट है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? जीरो, जीरो पावर होगी। अब इस रिएक्शन में जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि यहां पे मैं जब रेट लॉ लिखूंगा तो फिर अमोनिया की जो कंसेंट्रेशन है उसकी जो पावर लिखूंगा वो जीरो लिखूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमोनिया के आगे जो कोफिशिएंट लगा है वो 2 है। इसका मतलब ये है कि ये कोफिशिएंट और ये ऑर्डर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑर्डर कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हम थ्योरेटिकली एनालाइज करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो यहां पे ये दोनों मैच नहीं कर रहे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तभी इसका जो पावर है यानी ऑर्डर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच नहीं कर रहा। अच्छा, किस टाइप की रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जनरली जिन रिएक्शन में कैटलिस्ट मौजूद होता है, ध्यान रखिए, जिन रिएक्शंस में कैटलिस्ट मौजूद होता है वो रिएक्शन जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहां पे प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में यहां पे अमोनिया डिकम्पोज हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, हाई टेम्परेचर दिया गया है। तो यहां पे अगर हम रेट फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो रेट फॉर्मूला किस तरह से होता है? रेट इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे x की जगह पे आप अमोनिया लिख सकते हैं NH3 और डिवाइडेड बाय टाइम। और रेट लॉ किस तरह से दिखाया जाएगा? K इंटू अमोनिया टू द पावर 0। अमोनिया स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन।
तो यहां पे हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां पे एनीथिंग टू द पावर जीरो, मैथमेटिक्स में ये तो आपने पढ़ा ही होगा, किसी भी टर्म की जब पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। किसी भी टर्म की पावर जब जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां पे रेट के बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा हमेशा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहां पे अभी हम आगे चल के जब के यूनिट निकालेंगे, अलग अलग ऑर्डर के लिए के यूनिट अलग अलग निकलते हैं। तो जीरो ऑर्डर में आप देखेंगे जो के का यूनिट है वो रेट के यूनिट के बराबर आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि के की वैल्यू रेट की वैल्यू के बराबर है। किस ऑर्डर में, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन विच ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, अलग अलग जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती है, वो है जीरो ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट दोनों बराबर हो सकते हैं, उसका आंसर भी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको दो बातें ध्यान रखनी है, रेट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे ये तो हम समझ ही गए कि जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो सामने कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया नहीं है, क्योंकि उसकी पावर जीरो थी, उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यानी रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रेट उससे अफेक्ट नहीं होगा। जनरली रेट लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जितनी ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होना चाहिए, लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है। जीरो ऑर्डर में रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअली वहां पे जो रेट को गवर्न कर रहा है, यानी रेट को जो अफेक्ट करता है वो होता है कैटलिस्ट। जनरली कैटलिस्ट का जितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतना ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। कैटलिस्ट अपने सरफेस से काम करता है, यानी कैटलिस्ट के काम करने का जो तरीका है उसके सरफेस से काम होता है। तो जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा उतनी तेज रिएक्शन चलेगा। रिएक्टेंट कितना भी आप डाल दो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात समझ में आती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस है जिनमें कैटलिस्ट है, जैसे कि प्लैटिनम हो गया, यहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड कैटलिस्ट। तो ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये देखते हैं। कहां गई बॉल, वो दिख रहा है, एक सेकंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जैसे हमने यहां पे रेट इज इक्वल टू के, कोई भी रिएक्टेंट लिया टू द पावर जीरो। अब एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाती है, 1। तो यहां पे ये बात समझने वाली है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, ये वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी जगह 1 आ जाता है। तो फिर रेट जो है वो सिर्फ के बराबर हो जाता है।
तो ये जीरो। और इसमें जो ये जनरली कौन सी रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा है, तो रेट जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे? यहां पे भाई रेट लॉ वैसे ही लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इस रिएक्टेंट की जो पावर है, इस रिएक्टेंट की जो पावर है, इस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो यहां पे 1 है, नहीं लिखी हुई है तो भी उसका मीनिंग 1 है, ठीक है। तो यहां 1 है, तो यहां पे रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। यहां पे H2O2 डिसोसिएट हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो यहां पे इन दो चीजों में डिसोसिएट हो रहा है। यहां पे अमोनियम नाइट्राइट लिया है जो नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पे भी रेट इज इक्वल टू के इंटू अमोनियम नाइट्राइट की कंसंट्रेशन, यहां पे भी जो पावर है दैट इज 1। तो यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। अब इस केस में जो हमारा रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन यहां पे रेट जो है वो डायरेक्टली कंसंट्रेशन पे ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होती, भाई रिएक्शन अगर चलेगा तो रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता जाएगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी उसी बिल्कुल पैरेलली रिएक्शन का रेट भी कम होता जाएगा। तो ये जनरली किस टाइप के रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं? तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक है, चाहे वो यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन हो, ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होते हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए, यानी रेडियो एक्टिव डिके कह लो, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कह लो, ठीक है। उसमें डिके होता रहता है, ठीक है, एक एलिमेंट है वो कम होता जाता है एक पर्टिकुलर रेट से, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जितने भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाले रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के, और भी बहुत सारे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन जितने भी रेडियो एक्टिविटी वाले रिएक्शन है वो तो फर्स्ट ऑर्डर है ही है। तो आपने देखा अगर कोई रिएक्शन है जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन शो कर रहा है या रेडियो एक्टिव डिके शो कर रहा है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें इधर पावर 2 नहीं होगी, उधर पावर 0 नहीं होगी, या कोई और पावर नहीं होगी, उधर पावर सिर्फ 1 होगी। तो यहां पे रेट जो है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है भाई, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसकी पावर 2 हो जाएगी। अब यहां पे एक बात गौर करने वाली है कि यहां स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लिखा है और यहां पावर भी 2 है, तो इसका मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 2 हमने यहां से उठा के लिखा है। इस 2 और इस 2 का कोई रिलेशन नहीं है। इस 2 जो यहां पे ऑर्डर है और ये वाला 2 जो यहां पे ऑर्डर है और इधर वाला 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे जो रेट है वो k इंटू एच आई की पावर 2 यानी ऑर्डर 2 है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस बात का मतलब ये है कि 2 HI के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे अगर ये दोनों मैच करते हैं तो इससे एक बात पता चलती है, इससे ये बात पता चलती है कि ये रिएक्शन जो है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैंने आपको बताया कि ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कब मैच करता है, कब वो दोनों इक्वल होते हैं, जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन हो। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ऑर्डर के बराबर है। तो ये ऑर्डर जो वैल्यू है ये थ्योरेटिकली नहीं फाइंड की जा सकती, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की जाती है।
तो आप इस प्रॉब्लम में ना आइएगा कि हम थ्योरेटिकली कैसे ऑर्डर को पता करें। कभी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हम या इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने लगे कि हम कैसे पता करें इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर थ्योरेटिकली इक्वेशन देख के आप नहीं पता कर सकते। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस कंफ्यूजन में आप नहीं रहिएगा, तो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगी। यानी आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन मिलता है और जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वही ऑर्डर होगा। अब जैसे ये दूसरा रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब ओजोन से रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रही है। यहां पे ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे भी ये पता चल रहा है क्योंकि यहां पे जो इनकी पावर्स हैं जो ऑर्डर बना रही है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। दिस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल ये है कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर 2 है और यहां ऑक्सीजन की पावर 1 है। ठीक है, तो यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इन दोनों ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यहां पे पावर्स के बराबर है। यहां पे ये है फ्रैक्शनल ऑर्डर। अब यहां पे जो पावर है वो है 3/2 यानी 1.5 और यहां पे जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो यानी यहां पे पावर इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जनरली हम होल नंबर में लेते हैं। तो यहां पे ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, हम ज्यादा उसकी गहराई में अभी नहीं जा रहे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किस टाइप का है, लेकिन ये एलिमेंट्री यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। तो आगे हम पढ़ेंगे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में कैसे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फ्रैक्शनल ऑर्डर, यहां पे ये दो रिएक्शंस आप देख सकते हो। अब जो इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं 1 और 1, लेकिन यहां पे ऑर्डर क्या है, H2 का 1 है और Br2 का हाफ है, तो ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या हो गया 1.5, यानी हाफ और 1 को जोड़ा। और इसमें क्या हो गया, यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहां पे जो ऑर्डर है वो है 1.5। तो ये साफ पता चल रहा है ये दोनों के दोनों रिएक्शन जिनमें ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर के एग्जांपल है, आप नोट कर सकते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। बहुत रेयरली हमें नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन मिलता है जिसका ऑर्डर नेगेटिव हो। ओवरऑल ऑर्डर तो नहीं है यहां पे नेगेटिव, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट यहां पे अगर हम जैसे मान लीजिए, वैसे ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, जैसे सपोज ओजोन है वो डिसोसिएट हो रही है ऑक्सीजन में और हमें ऑक्सीजन के टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस करना है। अगर हमें ऑक्सीजन के टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस करना है तो ऑक्सीजन का ऑर्डर क्या होगा, -1। यहां पे ऑक्सीजन की पावर हमने -1 ली है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है दैट इज -1 और ओजोन के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है दैट इज 2। तो यहां पे रेट ओजोन के डिकम्पोजिशन के अलावा ऑक्सीजन के प्रोडक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे ओजोन कंज्यूम हो रही है रेट उस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उस पर भी रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन की पावर -1 यानी नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन ये लिया गया है यहां पे। मतलब ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के टर्म्स में इसकी पावर यानी इसका ऑर्डर -1 है, क्योंकि ये जो रेट है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली इन दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है नेगेटिव ऑर्डर का एग्जांपल जिसमें एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म का जो ऑर्डर है दैट इज नेगेटिव।